हम्म, ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम है बोलते जाना मुझे, मैं बोल के सॉल्व करवा देता हूँ। हाँ, पूछो, फर्स्ट किसको पूछनी है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड बाय मॉड मॉड एक्स प्लस वन। अच्छा, कंप्लीट में है मॉड एक्स प्लस वन? नहीं, मॉड में एक्स है फिर माइनस वन भी है ना, कि मॉड एक्स अलग और वन अलग है। कंप्लीट पे है ना मॉड। तो मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल्स टू वन एंड एक्स इक्वल्स टू। तो ठीक है, क्वेश्चन हमें जो गिवन है, हमें वन और टू इन दोनों पे क्वांटिटी चेक करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा। दो तरीके दो तरीके ये हैं कि या तो हम फंक्शन को रीडिफाइन करें, ठीक है, या फिर हम इस फंक्शन को रीडिफाइन ना करें, हम डायरेक्टली सॉल्व करें। मगर एक चीज समझो, अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह करना होता है हमको, ठीक है, उसमें भी मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां पे हमें रीडिफाइन को समझना ही पड़ता है। तो फिर हम अभी ही उसे समझेंगे। तो इसको मैं पहले क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसको रीडिफाइन करूंगा। अब कैसे करेंगे वो समझना है बस हमें। तो जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हमने एफ एक्स को लिख दिया इस तरह से। ठीक, अब देखो, वन पे बोला गया और टू पे बोला गया चेक करने को, करेक्ट। याद रखिएगा, मॉडुलस फंक्शन के लिए एक सिंपल सी बात बहुत बार बताई हुई है मैंने। मॉड में जो पूरी वैल्यू लिखी हो एफ एक्स की, उसको बराबर जीरो रख दो आप, ताकि हमें वो क्रिटिकल वैल्यू पता लग जाए जिसके लेफ्ट अगर हम जाएंगे तो फंक्शन नेगेटिव होगा, जिसके राइट अगर हम जाएंगे तो फंक्शन पॉजिटिव होगा, और बराबर उस वैल्यू पे तो वो जीरो होना होता है। ठीक, तो इसको अगर हम जीरो रखेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू पता लग गई वन, एक्स बराबर वन। यहाँ से हमें वैल्यू पता लग रही है एक्स बराबर टू। ठीक है, तो अब हमें दो पॉइंट पता लग गए, एक वन और एक टू। तो अब हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे, देखिए आप, एक्स इज लेस देन वन। ठीक है, हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जब एक्स की वैल्यू वन से स्मॉल हो। ठीक, तो क्या होगा वो, उसको समझो आप। चलो यही लिख देते हैं, एक्स इज लेस देन वन। लेस देन वन होने पे ये जो फंक्शन होगा ना, क्योंकि ये लेस देन वन मतलब वन से तो लेफ्ट हुई ना वैल्यू, तो ये निगेटिव होगा। या तो ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझो कि वन से स्मॉल वैल्यू, तो दोनों जगह हम रख के देखेंगे कैसा साइन आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिवली ओपन कर देंगे मॉड, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिवली ओपन कर देंगे। ठीक है, जो हमने 11वीं क्लास में भी इस फंक्शन को डिफाइन करते समय सीखा है कि कैसे ओपन करते हैं, वही चीज हम यहाँ पे वापस करेंगे। तो हम यहाँ एक्स से वन से स्मॉल वैल्यू मतलब जीरो रख लेते हैं। तो जीरो रखने पे ये वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस वन आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो माइनस और मॉड में आ गया एक्स माइनस वन, मतलब ब्रैकेट में। ठीक है, ये भी नेगेटिव, जीरो रखने पे ये माइनस टू आ रहा है, मतलब ये भी माइनस में आएगा। तो माइनस और ये एक्स माइनस टू। ठीक, तो ये हमें एक कंडीशन मिल गई जब एक्स की वैल्यू वन से स्मॉल है तब। दूसरी वैल्यू जो एक्स होगा वो वन से ग्रेटर या उसके बराबर, मगर टू से स्मॉल हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको एक पॉइंट टू भी तो मिल रहा है। तो अब हमने यहाँ पे देखेंगे वन से टू के बीच, तो वन से टू के बीच, इसका वन से टू के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो एक्स माइनस वन ही रह जाएगा, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव ही है। क्लियर हुआ? तो ये कैसे आ गया, एक्स माइनस टू आ गया। डायरेक्ट, सॉरी, समझ में आई बात? अब तीसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा, इसको आप ऐसे ही समझ लो कि हमें नंबर लाइन पे दो पॉइंट मिले हैं, वन और टू।
तो एक तो आया 1 से 2 के बीच का इंटरवल, एक आया 1 से लेफ्ट का इंटरवल, और एक आएगा 2 से राइट साइड का इंटरवल। ठीक, तो तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक, अब हम 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ और यहाँ रखेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, ये हो गया फंक्शन रीडिफाइन, जिसको हम यहाँ पे और लिख देते हैं एक बार। तो माइनस एक्स प्लस का वन, माइनस एक्स और प्लस टू, टू और वन थ्री, थ्री माइनस टू एक्स आ गया यहाँ। व्हेन एक्स इज लेस देन वन, व्हेन एक्स इज लाइज बिटवीन वन एंड टू, और जब x ग्रेटर देन टू होगा। इस केस में क्या आया, x और माइनस एक्स कैंसिल, माइनस वन और प्लस टू, तो वन आ जाएगा यहाँ, ये वैल्यू वन आ गई। और इस केस में x और x 2x माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू समझ में आ गई, फंक्शन रीडिफाइन करना। बताइए। ठीक, तो अगर फंक्शन रीडिफाइन करना आ गया तो अब आगे फिर सिंपल है फिर क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, अब आप देखो, वन के लिए आपको लेस देन मतलब LHL, ग्रेटर देन RHL, इक्वल मतलब F1, तीनों वैल्यू पता लग जाएंगी। ऐसे ही हम टू के लिए भी तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। नाउ एट x बराबर वन, इस पे हम चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले वैल्यू वी हैव F1, कितना है F1, देखो वन है F1, तो ये वैल्यू वन आ गई। ठीक, एंड RHL कितना है, ये भी वन है। देखो वन से ग्रेटर होने पे भी तो वो वन ही है। ठीक है, तो RHL की भी वैल्यू वन है और F1 की भी वैल्यू वन है। ठीक, अब हमें LHL और चेक करना है बस। अब हम LHL चेक करेंगे, तो हमें वन पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो F1 माइनस एच, मतलब वन से स्मॉल वैल्यू। तो कौन सा फंक्शन है डिफाइंड जिसमें वैल्यू वन से स्मॉल है, सबसे फर्स्ट जो लिखा है थ्री माइनस टू एक्स, तो यहाँ हम लिख देंगे थ्री माइनस टू ब्रैकेट में वन माइनस एच। ओके, और h की वैल्यू जीरो रख देंगे, तो थ्री माइनस टू वन आ जाएगा ये भी। तो ध्यान से देखो, F1, RHL और LHL तीनों कोइंसाइड कर गए हैं। नाउ LHL is equals to RHL is equals to F1, therefore Fx is continuous at x is equals to वन। ठीक है, वन पे ये कंटिन्यूअस प्रूव हो गया है। अब ऐसे ही सेम तरह से किस पे चेक करोगे बेटा, अब हम चेक करेंगे टू के लिए। ठीक है, तो टू के लिए चेक करने का सिंपल सा तरीका, टू पे LHL कितना है देखो यहाँ से, एट एक्स इक्वल्स टू टू, LHL की वैल्यू क्या है, सीधे सीधे वन है। कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती है, याद रखो। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे RHL लिख दिया था वन। ठीक है, क्योंकि वन पे तो हमने पहले ही बता दिया था, तो RHL एट एक्स इक्वल टू वन इक्वल टू वन। तो ऐसे ही देखो, टू से स्मॉल वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है वन। इट मीन्स LHL एट एक्स इक्वल्स टू टू क्या है, फॉर एक्स इक्वल्स टू टू LHL की वैल्यू क्या है, वन है। ठीक, यहाँ से आप F2 फाइंड आउट कर पाएंगे, तो डायरेक्ट टू रख देंगे। तो टू इंटू टू फोर माइनस थ्री, ये भी वन आ गया। अब आपने देखा कि LHL भी वन और F2 भी वन। तो अब हमें RHL कैलकुलेट करना होगा, इसी फंक्शन से RHL भी कैलकुलेट होगा, सॉल्व करने पे वो भी वन आ जाएगा। इस, हाँ वो भी वन आ जाएगा, तीनों की वैल्यू फिर से वन आ जाएगी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर हुई बात, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये फंक्शन वन और टू दोनों पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है। टू वाली स्टेप्स कर लेना, वन के लिए मैंने आपको शो कर दी। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, क्वेश्चन कैसे करेंगे। हम्म। और किसको पूछनी है प्रॉब्लम्स, और किसके डाउट्स हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम क्वेरीज कुछ भी।
ये वाला बेटा, ओके। यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी है, एक्स ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना लिखा है, 2। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, हम इस फंक्शन में एफ एक्स में 2 से बड़ा कोई भी नंबर रख के उसका केवल साइन चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 से बड़ी वैल्यू 3 है ना, 3 होती है। तो हम 3 यहाँ और यहाँ इन दोनों में रख के देखेंगे। हमने 3 यहाँ रखा, कैसे साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस। इसमें कैसा आएगा, तो इसीलिए दोनों को एज इट इज लिख दिया x-1 और ये लिख दिया x-2, ठीक है। अगर साइन में चेंज नेगेटिव आता है तो ही माइनस लगाना है, नहीं आता तो प्लस में ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बस ऐसे ओपन करना। ठीक है, और क्या पूछना है, और किसी के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और पूछना है तुम्हें, एक मिनट बताता हूँ। बोलो क्या है क्वेश्चन, बोलो। what value of a fx is continuous at x is equals to कितने पे, x is equals to 0, आगे 1 माइनस कॉस ए एक्स, कॉन एक्स साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है ना, ठीक है बेटा। तो देखो इसको करने का तरीका सिंपल, मॉड तो जा नहीं रहा ना, क्वेश्चन में ये बताया गया कि एलएचएल किसके लिए यूज करें, आरएचएल किसके लिए यूज करें, सीधा बोला है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन लिखवा रखी है ना, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए, अगर ये इक्वल हो जाते तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जब, सॉल्यूशन। तो अभी सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, गिवन एफ जीरो कितना है, 1/2, ठीक है। तो हमने एफ जीरो लिख दिया 1/2, ठीक है। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पे चेक करना है, 0 पे, एफ एक्स, इसको हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू किसके इक्वल आती है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस कॉस ए एक्स होल अपॉन एक्स साइन एक्स, राइट। ये हमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स को 0 रख के देखें तो क्या फंक्शन सॉल्व हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा बिल्कुल, है ना। क्योंकि अगर हमने एक्स को 0 रख दिया तो 1 माइनस, ये भी 1 हो जाएगा, कॉस 0, 1 माइनस 1 0, अपॉन में ये 0, 0 अपॉन 0 मतलब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्मलाइज हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना होगा फिर, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बताओ क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 1 माइनस कॉस ए एक्स और डिनोमिनेटर में आ रहे हैं एक्स और साइन एक्स, आ रहा है ना ये टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी बताओ क्या है, जो हम बहुत यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट।
तो हम उसे ही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 2 sin² थीटा की जगह है ax, मतलब ax/2 अपॉन x, और sin x ही रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, sin x से अपॉन में x आपको पता है 1 होता है ना 1, तो हम x को यहाँ डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए हमने एक x यहाँ डिवाइड कर दिया, और क्योंकि डिवाइड किया है तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई, अब ये x और ये x मिलके x² बन जाएंगे। तो अब ये न्यूमरेटर से तो 2 बाहर कर दो पहले ही, 2, ये sin² ax/2 जो लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin ax/2 पूरे का होल स्क्वायर, लिमिट के बाहर, ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर में अलग लिमिट लगा रहा हूँ मैं, तो डिनोमिनेटर में x² जो है बेटा, x² को हम इसी के अपॉन में रखेंगे। ठीक है, तो इसी के जब अपॉन में रखेंगे इसे हम, तो होल अपॉन में x² हो गया। ठीक है, ये स्टेप समझ में आई क्या लिख दिया मैंने, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स होता है ना 1, उस फॉर्म में इसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज करेंगे, तो इसलिए हमने इसको न्यूमरेटर को अलग लिख दिया है। अब डिनोमिनेटर में साइन एक्स अपॉन एक्स रह गया, उसे लिख दिया। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू, क्योंकि ये पूरा लिमिट्स के साथ आपको पता है 1 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 लिख के इसे हटा देंगे इस वैल्यू को, तो अब जो रह जाता है रिमेनिंग वो है 2। क्यों बेटा, अच्छा हाँ एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, ठीक है, स्क्वायर तो हमने बाहर कर दिया है, केवल एक्स रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये 2 आ गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax/2 पूरे का है होल स्क्वायर, होल अपॉन में x² जो है, तो वो तो x लिखा ही है, लेकिन अब देखिए a/2 भी चाहिए, तो a अपॉन में 2 हमने कर दिया, ताकि ये ax/2 और ax/2 हो गया। x तो था ही, हमने a/2 से यहाँ डिवाइड किया ना, तो इसलिए बेटा इनटू में a/2 का स्क्वायर हम और कर देंगे, क्योंकि देखो होल स्क्वायर है, मतलब हमने a/2 का स्क्वायर किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, करेक्ट। अब ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट में है, ये तो हो गई 1, और ये रह जाएगा रिमेनिंग, तो हमारे पास आ गया 2 × 1 × a² बाय 4, तो क्या रिजल्ट आया, a² अपॉन में 2, ठीक, मीन्स ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ गई a²/, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, इतनी स्टेप्स क्लियर हुई। क्यों, एक्स थोड़ी मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स तो पहले से है ना इसके साथ, ये देखो एक्स तो बेटा ऑलरेडी डिवाइड में है ना, ठीक है, तो फिर क्या चीज, यहाँ पे देखो एक्स यहाँ भी आ चुका था, एक्स तो पहले से, हमारे पास ये a/2 नहीं था, तो a/2 की वजह से हमने केवल a/2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा, तो a/2 और a/2 स्क्वायर में है, इसलिए स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या रिजल्ट आ गया, a²/2। अब आपको पता है गिवन है हमें, गिवन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन, एट किस पॉइंट पे, x = 0, x = 0 पे, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस फंक्शन की जो वैल्यू होंगी, सो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) मस्ट बी इक्वल्स टू f(0), ठीक, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू f(x) कितना आया है अभी सॉल्व किया, जो a²/2 किसके इक्वल हो जाएगा, f(0), और f(0) हमने सॉल्व किया था वो है हाफ, 2 से 2 रिड्यूस, a² = 1, क्या आ जाएगी a की वैल्यू, +-1, ठीक है, हाँ तो बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक, नाउ a = +-1, यही आंसर हो गया, a = +-1, ठीक, क्लियर हुआ, ये हो गया इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का।
ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और कोई डाउट है अभी, और किसी को कुछ पूछना हो? क्या मैं सुन नहीं पाया बेटा, दोबारा बोलो। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। फोन में आप देखते हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो क्या स्क्रीन एज इट इज सेव हो जाएगी। हाँ, वो सबसे बेटर है ना, और या फिर बाद में रिकॉर्डिंग जब अवेलेबल हो जाती है उस टाइम देख लिया करो। कभी कभी लेकिन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती है, अभी एक दो दिन पहले कुछ एक रिकॉर्डिंग हुई है, वो सही नहीं आ रही है, उसमें केवल ऑडियो सुन रहा है, वीडियो दिख ही नहीं रही है उसमें। ठीक। और क्या डाउट है बताइए जल्दी से। और क्या पूछना है आपको? और पूछना है भी किसी को कुछ? तो मैं एक एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको। जो मैंने वैसा क्वेश्चन कर बताया था ना, कि वो कंपोजिशन और फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, उस तरह का एक एग्जांपल देख रहा हूँ। कंपोजिशन से रिलेटेड एक दो एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसा: एग्जामिन continuity ऑफ एफ एक्स। कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, इसकी कॉन्टिन्यूटी को हमें एग्जामिन करना है। ठीक है, और जो फंक्शन हमें गिवन है वो लिखा हुआ है इस तरह से: फंक्शन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? सोच के बताओ। और एक और उससे बड़ी प्रॉब्लम, कोई पॉइंट बताया ही नहीं है कि किस पे चेक करेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें वो ये जानना चाहता है कि रियल नंबर पे जितने नंबर्स होते हैं उनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसपे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक। इट मीन्स हमें सारे पॉइंट्स के लिए चेक करना होता है। तो सारे पॉइंट्स के लिए चेक करने का एक तरीका, या तो जो वो मैंने सी वाला तरीका आपको लिखा है, या तो वैसे करो, या फिर इसमें आप ध्यान से देखो बेटा, ये ना सिंपल फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिशन है फंक्शन का ही। इसमें हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उससे भी इसको समझ लेंगे। तो देखो, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है और ये कॉस लिखा हुआ है, तो मैंने इस फंक्शन को पहले लेट कर लिया ऐसे: लेट जी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एच एक्स इजिकल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, ओके। दो फंक्शंस मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिए। ठीक। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये फंक्शन जो जी एक्स है ये कैसा है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन का टाइप है ना ये। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हम तो प्रूव कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर।
और ये कोसाइन फंक्शन है, इसे भी हमने प्रूव किया है कि ये भी कंटिन्यूअस है सभी जगह पे, सभी पॉइंट्स के लिए, मतलब फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हमें दोनों लाइनें लिखनी होंगी यहाँ पे, gx being a polynomial function and hx being a cosine function। ये दोनों फंक्शन बता दिए हमने कि gx एक पॉलिनोमियल है और hx एक कोसाइन फंक्शन है, आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ये क्योंकि हमें एक स्टेटमेंट की तरह हमने ये प्रूफ को एक स्टेटमेंट की तरह याद किया हुआ है, तो वो हमें ये हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह उसको जो इसका रिजल्ट है उसको एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को रिजल्ट की तरह हम यूज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐसे यूज कर दिया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का टाइप है, सो दैट दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर एंड दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ कोसाइन फंक्शन व्हिच वी नो दैट कंटीन्यूअस एवरीवेयर। ठीक, तो हमने दोनों को रिजल्ट, दोनों के रिजल्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए कि ये दोनों कंटीन्यूअस होते हैं, इसलिए कंटीन्यूअस है। ठीक, लेकिन अब देखो ये दोनों फंक्शन का बेटा ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों फंक्शन को क्या करें, कंपोजिट फंक्शन बना दें, तब हमें एक फंक्शन मिलेगा जो होगा cos x स्क्वायर। ठीक, अब जो ये एक्स स्क्वायर है ये क्या है, ये तो जी एक्स था और ये एच एक्स है। कॉस फंक्शन और उसके साथ कंपोजिट, कॉस किसके टर्म में आ रहा है, एक्स स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। अब यही समझना है कि कंपोजिशन में लिखें किसको, एच ओ जी एक्स लिख सकते हैं या जी ओ एक्स भी, जी ओ एच भी लिख सकते हैं, तो हमें यही समझना है। तो अब आप ध्यान से देखो, कॉस फंक्शन एक्स स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, इसका मतलब कॉस फंक्शन यानी एच इन टर्म्स ऑफ जी एक्स होना चाहिए। ठीक, तो अब हम यहाँ पे वही लिखेंगे आगे। नाउ देयर कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन एच ओ जी एक्स। ठीक, एच ओ जी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एच ओ जी एक्स एच ऑफ जी एक्स। ठीक है ना, एच एज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स, ऐसे लिख दोगे इसे आप। और एच और जी एक्स क्या डिफाइन है, जी एक्स तो है एक्स स्क्वायर, ध्यान से देख लो आप, है ना, जी एक्स क्या डिफाइन है, जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एच एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो एच के साथ अगर एक्स है तो कॉस एक्स लिख देंगे, मतलब एच के साथ जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा कॉस के साथ वो आ जाएगा एच डी। तो अभी एच के साथ एक्स स्क्वायर है, मतलब ये कंप्लीट आ जाएगा कॉस के साथ, तो ये बन गया कॉस एक्स स्क्वायर। देखो सेम फंक्शन मिल गया हमें कंपोजिशन की वजह से। ठीक, तो बस क्योंकि ये दोनों तो कॉन्टिन्यूस थे ही, तो आपको यहाँ पे यही लिख देना है कि एच ओ जी बीइंग कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स, या फिर ये एच ओ जी बीइंग अ कंपोजिशन ऑफ, या कंपोजिट फंक्शन, या कंपोजिशन ही लिखो आप, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई दो फंक्शन का कंपोजिशन बनाएंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी थ्योरम है। बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। बस ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये हमने इसके कॉन्टिन्यूटी को एग्जामिन किया है कि यस दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। ठीक है, समझ में आई ये स्टेप, ये तरीका समझ में आया आपको, कंपोजिशन वाला कैसे यूज करेंगे हम। हम्म, इसी तरह से और एग्जाम्पल हो सकते हैं, दिए होंगे बुक में, एक बार इनको ट्राई करना। जो इस तरह से हो सकता है, देखो जैसे ये लिख दिया जाए मॉड साइन एक्स। ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, मॉड साइन एक्स की। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, दो फंक्शन है फिर से, एक मॉडुलस फंक्शन और एक साइन फंक्शन है, दो फंक्शन फिर से। तो हमने जी एक्स को लेट कर लिया साइन एक्स और एच एक्स को लेट कर लिया कॉस, सॉरी मॉडुलस एक्स।
मॉड एक्स, ठीक है। अब आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है सभी जगह, सभी पॉइंट्स के लिए। साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी इनका जो कंपोजिशन फंक्शन हम बनाएंगे तो वो हम देख लेंगे कि एच ओ जी बनाना है या जी ओ एच लिखना है उसे, जी इन टर्म्स ऑफ एच एक्स लिखना है या एच इन टर्म्स ऑफ जी एक्स लिखना है, वो एक बार देख लेना। और फिर आप ये लिखेंगे कि बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो सेम इसी मैनर से, सेम इसी तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो कंपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक सिंपल डायरेक्ट जो अभी तक फंक्शंस हमने देखे वैसा नहीं होगा वो कभी भी। वो पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो पूरा मॉडुलस नहीं होगा। अब जैसे ये मॉडुलस फंक्शन जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो एक्स, x-1 x-2 इस तरह के लिखे हुए रहते हैं, तो वो कंपोजिशन नहीं होता। मगर ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मॉडुलस में लिखा हुआ है, मतलब ये कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है ना, कि दो फंक्शन को कंपोजिट करने पर ये फंक्शन हमें मिला होगा, वो लिखा हुआ है। इस वजह से हमें पता लग गया कि हाँ कंपोजिशन फंक्शन का रूल यहाँ यूज हो जाएगा, तो उसको यूज करके आप प्रूव कर दो, ठीक है। और इसकी जो कॉन्टिन्यूटी के बेस्ड थ्योरम्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे हम काफी सारे क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बस हमें स्टेटमेंट लिखने होते हैं जैसे हमने अभी यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और कोई है डाउट किसी का अभी पूछने के लिए? एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं इस तरह से लिखा हूँ 1 + x - mod x, ये इसके लिए भी क्वांटिटी एग्जामिन करने के लिए पूछा जा रहा है। ध्यान से देखो फिर, एक फंक्शन तो बेटा आपको दिख रहा है, ये मॉड जो बाहर लगा हुआ है वो एक जी एक्स हो गया, और जो अंदर पूरा फंक्शन लिखा है ना, एक ये फंक्शन हो गया, ठीक। लेकिन जो आप मॉड के अंदर लिखा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो बेटा, तो ये भी दो फंक्शन है। इतना तो अलग है 1 + x, और ये मॉड अलग है, बताओ है ऐसा? जब इसको आप करेंगे ना सॉल्व, तो इसको आप, अब यहाँ पे हम तीन फंक्शंस मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन मान लिया पी एक्स, तो ये पी एक्स फंक्शन जो है 1 + x, 1 + x मतलब पॉलिनोमियल हुआ ना, तो आप लिख देंगे कि बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। समझ में आई बात? सिंपल। 1 + x हो गया कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं पहले, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, जिसे हम लिखेंगे। फिर ये फंक्शन कैसा है, ये इंडिविजुअल एक मॉड्यूलस फंक्शन है जो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये लिख देंगे, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, ये पी एक्स और ये जो फंक्शन है क्यू एक्स, पी एक्स फंक्शन जो है, लिख दे रहा हूँ मैं इधर पी एक्स, ये लिख दिया मैंने क्यू एक्स। तो ध्यान से देखो पी एक्स और क्यू एक्स आपस में कैसे हैं, क्या किया पी एक्स और क्यू एक्स को हमने, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको जो अलजेब्रा थी क्वांटिटी की, उसमें यही तो था कि सम करो दो फंक्शंस का, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, या डिफरेंस करो या मल्टीप्लाई करो या कोशिएंट करो या डिवाइड करो, मतलब तो वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस वजह से हम लिख देंगे कि पी एक्स एंड क्यू एक्स जो है, मतलब डिफरेंस ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, दैट इज पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक। ये प्रूव हो गया, मतलब ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस प्रूव हो गया जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है। अब इस फंक्शन को हमने, दो फंक्शन है तो इसको हमने कुछ अलग फंक्शन मान लिया, लेट कर लो इसे एफ एक्स मान लेते हैं पूरे को। तो ये पूरा एफ एक्स हो गया जो हमने कंटिन्यूस लिख दिया ऑलरेडी। और जो ये मॉड्यूलस वाला फंक्शन जिसको हमने क्यू एक्स माना हुआ था, या कोई अदर नोटेशन जो आपको मन करे वो हम मान सकते हैं, एच मान लेना, चलो इसको जी और इसको एच मान लो और वो एफ है, या फिर इसको एच और इसको जी मान लो और वो एफ फंक्शन हमने पूरा माना था, ठीक। तो अब कंपोजिशन फंक्शन आपको देखना है, मॉड्यूलस बाहर है, अंदर जो लिखा हो वो एफ एक्स, मतलब जो भी मॉड्यूलस फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, तो कंपोजिशन हो जाएगा। और फिर हम ये लाइन लिख देंगे कि यहाँ पे जो भी आएगा एफ इनसाइड आ रहा है ना, तो एच ओ एफ या जी ओ एफ जो भी हमने डिफाइन किया है, बीइंग ए कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं,
ऐसे फंक्शन बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कि इनमें हमें कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस वाला मेथड यूज करना है, समझ में आसानी से आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अलग दिखेंगे आपको, बुक में देखेंगे तो भी लिखा नहीं आएगा कि कंपोजिशन यूज करो, बट आप ऐसे मॉड्यूलस और मतलब एक से ज्यादा तरह के फंक्शन डिफाइंड होते हैं, वो पहली चीज। दूसरी बात, उसमें फिर आप क्योंकि पॉइंट नहीं है ना यहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बस ये लिखा आ जाता है कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करो या डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। तो डिस्कस या एग्जामिन करने का मतलब यही है कि वो ये चेक करवाना चाह रहा है कि सभी पॉइंट के लिए आपको देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड होते हैं, जो थ्योरम के रिजल्ट होते हैं उसको हम एक स्टेटमेंट की तरह यूज करते हैं, या स्टेटमेंट को हम एज ए रिजल्ट यूज करते हैं, बस ये आप ठीक। तो उस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो ऐसे और क्वेश्चन हैं आपकी बुक में जो आप सॉल्व करना, और अदर जो इस तरह के भी क्वेश्चन तो वो भी अभी कंटिन्यूटी के बच रहे होंगे, तो वो जरूर से सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा आपके फाइनल एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है? तो आज क्वेश्चन करिएगा कंपोजिशन से रिलेटेड भी, और जो इस वाले एलएचएल आरएचएल बेस्ड हैं वो भी। तो जो भी प्रॉब्लम रहती है फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके? ठीक है, तो अब आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं पूछने हैं तो, कुछ किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है। हाँ बेटा बोलो। हाँ, 1 - cos 4x। ये देखो क्या लिखा है, 1 - cos ax लिखा है। इसको हमने क्या लिख दिया है? हाँ ये लिख दी ना। तो अब 1 - cos 4x की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बताओ? बिल्कुल, बस 2 sin² 2x, अपॉन में तुम बता रहे हो x² है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी मैंने जो ये स्क्वायर वाला होता है तो उसको ऐसे होल स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन में x आ जाता है, तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और sin 2x अपॉन में x का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4 और आ जाएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा फिर उसका। ठीक है ना? बस ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है बेटा? दोबारा से बोलो। अच्छा हाँ, जो तुमने तुमने मुझे इमेज भेजी थी वही ना? हाँ वो असल में मैं ना था नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाया, इसी वजह से आज मुझे क्लास भी लेट लेनी पड़ रही है आपकी। चलो अभी बता देता हूँ मैं इसे। हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ क्या है। व्हाट चॉइस? हाँ ठीक है, फंक्शन बताओ। एफ एक्स क्या है? ठीक। फंक्शन की सबसे पहले जो लाइन है वो बोलो, वो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। बोलो एक बार क्या है। बिल्कुल। अगर बेटा ये नहीं भी लिखा होता ना तो भी अंडरस्टूड है कि F0 डिफाइंड नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एक्स। अगर डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है, इसका मतलब दिस फंक्शन, दिस एंटायर फंक्शन विच इज ऑफ टाइप रैशनल फंक्शन, इट बिकम्स infinite या not defined when x equals to 0. It means this function is not defined when x equals to 0. क्लियर हो गई बात पहली चीज। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या ऐसी चॉइस है जिसकी वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए जीरो पे, है ना? जीरो पे बोला है ना? हाँ।
तो अब देखो, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x is equals to 0, then f0 must be is equals to limit x tends to 0 fx। बताओ ऐसा होना चाहिए या नहीं? राइट, ठीक है, इतना हमें क्लियर है। अब हम f0 को सॉल्व कर लेंगे इससे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स। ठीक। सब्सटीट्यूशन मेथड अब हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो सब्सटीट्यूशन मेथड के स्टेप्स याद है हमें। x टेंड्स टू 0 है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिख लिया x टेंड्स टू 0। ठीक। और हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में x नहीं चाहिए, है ना। या फिर इसको ऐसे ध्यान रखो, 11th क्लास में तुमने आइडेंटिटी पढ़ी थी जो, वो वाली टाइप की, x की पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, याद आ रहा है? ये वाला टाइप, लिमिट x टेंड्स टू a, हाँ, इज गिवन बाय n a टू द पावर n माइनस 1, राइट। ये फॉर्मूला जो होता है इसको हम यहाँ यूज कर पाएंगे, बट उससे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमने बेटा लेट कर लिया 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक। और x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। ठीक। नाउ व्हेन x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 1, है ना। अगर हम x को 0 करें यहाँ पे तो y तो 1 आएगा ना, मतलब y अप्रोचेस टू 1। अब लिमिट पूरा रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा f0 इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 1, y टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n अपॉन y माइनस। बताओ बन जाएगा ऐसा? और सॉरी, n की वैल्यू 1/3 है। ठीक है ना। तो देखो ये इस तरह से लिख दिया हमने। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/3 वाई टू द पावर 1/3 माइनस 1 ए सॉरी, ए तो है 1। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो कितना आ गया ये? 1/3 आ गया ना। बस, तो मतलब कहने का ये है कि दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 इफ f0 इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, बस ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अभी समझ में आ गया? ठीक। इसी में एक पार्ट और भी था आई थिंक। हाँ, उसमें क्या फंक्शन है उसकी मैं हिंट दे देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना फिर ना। इसमें क्या लिखा बताओ? 5 मॉड एक्स। हाँ, अब मॉड्यूलस आ गया ना यहाँ पे। ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन के लिए तुम्हें पता है क्या करना होता है, एलएचएल और आरएचएल दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है। और तो जब हम एलएचएल और आरएचएल सॉल्व करेंगे तो वो बराबर आ जाएगी वैल्यू तुम्हारी। ठीक। और वो वैल्यू इक्वल आएगी, वो f0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपको पता है एलएचएल और आरएचएल जो वैल्यू होती है वही ये वैल्यू होती है, लिमिट वाली वैल्यू। ठीक है। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है कि लिमिट किसी भी फंक्शन की एग्जिस्ट तभी करती है जब एलएचएल और आरएचएल उसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे एलएचएल और आरएचएल दोनों सॉल्व कर लेना। ठीक है। बस इस केस में ये करना है। ओके। वो तुम सॉल्व तो करो पहले, एलएचएल और आरएचएल को सॉल्व करो, उसके बाद तुम्हें क्लियर होगा। क्योंकि अगर देखो हो सकता है एलएचएल आरएचएल ही बराबर ना आए, तो फिर क्या होगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आई बात? आंसर में क्या लिखा हुआ है? हाँ, मतलब f0 की कोई भी वैल्यू आए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं आ रहे हैं इस फंक्शन के।
ठीक है, सॉल्व करना पता लग जाएगा कि एलएचएल की वैल्यू कुछ अलग आ रही होगी और आरएचएल की वैल्यू कुछ अलग आ रही होगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ओके, करना एक बार, ट्राई नहीं होता है तो फिर कल मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा। ओके, लेकिन एक बार पहले खुद से ट्राई जरूर करके देखना। ठीक, और क्या है किसी का डाउट? क्या बताओ? इनवर्स का चलो वो भी मैं फिर कल ही बताऊंगा क्लास में, ठीक है, कि हो सकता है किसी और को भी पूछना हो तो वो फिर हो जाएगा एक साथ, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज या कल ही मैं बताऊंगा, ठीक है, क्लास में बता दूंगा। ठीक, कल सेम टाइम पे रहेगी, अच्छा सॉरी मंडे को होगी, तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, मंडे को क्लास व्हाट्सएप पे भेज देना मुझे। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि सभी को एक्सप्लेन करना तो मैं क्लास में फिर से बताऊँ। ठीक, ठीक है।